नमस्कार दोस्तों, मैं यशदीप चतुर्वेदी, साइबर सिक्योरिटी एवं साइबर एक्सपर्ट। साथियों, आज का टॉपिक है यूपीआई फ्रॉड कैसे होता है, सावधानियां और इसके केस अध्ययन। इसके पहले हमने यूपीआई फ्रॉड पर आधारित पार्ट 1 तैयार किया था, जिसमें हमने बताया था कि किस तरीके से सावधानी पूर्वक हमें कस्टमर केयर का नंबर सर्च करना चाहिए या अलग अलग यूपीआई पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम इत्यादि पर कस्टमर केयर का नंबर सर्च कैसे करें, शिकायत कैसे करें। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम का भी फ्रॉड जो होता है उसकी शिकायत एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की साइट पर जाकर रजिस्टर्ड करें सही और सुरक्षित रूप से। तो वो आप जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक दी हुई है। और आज के इस वीडियो में आपको यूपीआई फ्रॉड के बारे में बताएंगे। यूपीआई ट्रांजैक्शन चूंकि सबसे ज़्यादा हम उपयोग करते हैं, तो यूपीआई को लेकर भी अलग अलग फ्रॉड्स, अलग अलग इंसिडेंट सामने आते हैं। यूपीआई पेमेंट सिस्टम सुरक्षित है, इसको कोई भी इस तरीके से ब्रेक या हैक नहीं कर सकता है, लेकिन चूंकि ये बहुत आसान है, इसीलिए क्रिमिनल्स जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं यूपीआई पेमेंट मेथड का उपयोग करते हैं पीड़ित से अमाउंट को ट्रांसफर कराने में। चूंकि कई बार हम अवेयर नहीं, बार हम ध्यान नहीं दे पाते, तो हमारा अकाउंट से हम अपने यूपीआई से पेमेंट ट्रांसफर कर देते हैं। अब वो सिचुएशन अलग अलग हो सकते हैं। जैसे में आजकल रिवॉर्ड पॉइंट का एक केस मेरे सामने आया। अलग अलग लोग अपनी अपनी शिकायतें लेकर आते हैं, जिसको मैं गाइड करता हूं। तो एक केस आया जिसमें कि उसने बताया मुझे कि मेरे पास एसएमएस आया कि आपको फोन पे पर 9000 का रिवॉर्ड पॉइंट मिला है, आप तुरंत क्लेम करें, अन्यथा 60 मिनट में एक्सपायर हो जाएगा। रिवॉर्ड पॉइंट करने के लिए प्रक्रिया बताते हैं, और वो जो क्रिमिनल फ्रॉडस्टर है उसने बताया कि आपको फोन पे जाना है, उसके नोटिफिकेशन पर जाएं और पहले नोटिफिकेशन पर क्लिक करें तथा पिन एंटर करें, तो रिवॉर्ड पॉइंट की राशि आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगी। यहाँ पे आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि यदि वो पिन एंटर करने के लिए बोल रहा है, मतलब कोई भी राशि आपको या कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा, क्योंकि यूपीआई में पेमेंट रिसीव करने के लिए कभी भी पिन नहीं डालते। पिन केवल अकाउंट का बैलेंस चेक करने के लिए डालते हैं या ट्रांसफर करने के लिए डालते हैं। नोटिफिकेशन आता है आपके पास, वो नोटिफिकेशन एक्चुअल में किसी रिवॉर्ड पॉइंट का नहीं होता पर है, और वो नोटिफिकेशन होता है आपके पेमेंट करने का। जैसे ऑनलाइन वो कहीं करता है या किसी साइट पे पेमेंट करता है और वहां आपकी यूपीआई आईडी डालता है, वो पेमेंट ट्रांसफर करने की रिक्वेस्ट आ जाती है, जिसको रिवॉर्ड पॉइंट रिक्वेस्ट बोलते हैं। ध्यान से रिक्वेस्ट को करना है, समझना कि रिक्वेस्ट किस चीज। एक और चीटिंग का छल का मामला आया जिसमें यूपीआई के द्वारा पेमेंट किया गया, पर यूपीआई का तकनीकी कोई दुरुपयोग नहीं था, यूपीआई में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं था, हैकिंग नहीं थी। उसमें भी एक महिला ने मुझे शिकायत की, मैंने देखी, तो उन्होंने बताया कि उनके पास पहले कॉल आया कि आपके पिताजी हैं पांडे जी, उन्होंने मुझसे कहा था कि आपको रुपए ट्रांसफर करना है और मैं आपको रुपए 5000 रुपए ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो उसने कहा कि मैडम गलती से ना मैंने 5000 की जगह आपको 20000 रुपए ट्रांसफर कर दिए और मैसेज भी भेज दिया क्रेडिट का कि आपके खाते में क्रेडिट हो गया, जबकि उसके तो आप मुझे 15000 रुपए वापस कर दीजिए और जल्दी कर दीजिए प्लीज, मैं बहुत परेशान हूँ। तो उन्होंने बिना देखे ही 15000 रुपए ट्रांसफर कर दिए, जबकि वो 20000 रुपए उनके खाते में क्रेडिट ही नहीं हुए थे। वो पांडे जी को जानते ही नहीं। उन्होंने तुरंत, उस लड़की ने अपने पापा को कॉल किया तो उसने बोला बेटा, उन्होंने बताया बेटा मैंने किसी को नहीं कहा है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि आपके नाम को, नंबर को कॉलर पे डालते हैं, एंटर करते हैं, तो आपका सरनेम आ जाता है। तो कई बार ये लोग आपको कॉल करते हैं कि हमने गलत आपको पेमेंट ज्यादा डाल दिया है, रिवर्स कर दी। कई बार कहते हैं कि कोई दुकानदार से शॉपिंग करते हैं, उसको बोलते हैं कि हमें सामान परचेस नौकर आके ले जाएगा, मैं आपको पेमेंट कर रहा हूं, तो उसको भी पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट करने का एसएमएस भेजते हैं, पर एक्चुअल में पेमेंट क्रेडिट होता ही नहीं है और कहते हैं डाल दिया, गलती से हमें डल गया है, आप हमें प्लीज वापस कर दीजिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। कई बार कस्टमर केयर के नंबर को भी लोग सर्च करते हैं अभी, और उससे भी धोखाधड़ी होती है। अभी मेरे पास एक वर्तमान में मामला आया जिसमें ऑनलाइन 9,27,000 रुपए की धोखाधड़ी की गई एक व्यक्ति के साथ में। उस व्यक्ति के द्वारा अपनी शिकायत में बताया गया कि वह गूगल पर अपना पीएफ का पैसा बैंक के खाते में ट्रांसफर करने के लिए गूगल पर बैंक के कस्टमर हेल्पलाइन का नंबर सर्च किया था, जिस पर मुझे मोबाइल नंबर मिला। जब मेरे द्वारा अपने मोबाइल नंबर से उक्त मोबाइल पर कॉल किया तो उस उक्त व्यक्ति के द्वारा अपना नाम राकेश बताया तथा बैंक के मुंबई से बोलना बताया, और उसके द्वारा मुझसे पीएफ के पैसे खाते में ट्रांसफर करने के लिए पूरी प्रक्रिया बताई, और बाद में अपने सीनियर ऑफिसर का कॉल आने का बोला। इसके बाद से कॉल आया सीनियर का, और उन्होंने कहा कि जोहो असिस्ट ऐप डाउनलोड करने का बोला। ये आपके लिए अलर्ट है, कभी भी किसी व्यक्ति के कहने पे आपको कोई भी अननोन एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ प्ले स्टोर से ही एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, और वो भी बैंकिंग की ऑथेंटिक
ऐप ही होना चाहिए। फिर उसके बाद आगे शिकायत में लिखा कि जब उसके द्वारा उनके बाद इस ऐप की मदद से उस व्यक्ति के द्वारा जो बैंक अधिकारी बन के बात कर रहे थे ऑनलाइन बैंकिंग पर लॉगिन किया गया। अब ऑनलाइन बैंकिंग में लॉगिन करने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि पीएफ से खाते से पीएफ का जो वर्क है वो एक अलग विभाग देखता है जो आपके खाते में राशि ट्रांसफर करता है, तो वहां आपको रिक्वेस्ट करनी होगी, ना कि आपके नेट बैंकिंग में लॉगिन करना होगा। तो कभी भी किसी के कहने पे नेट बैंकिंग में लॉगिन नहीं करना चाहिए। और अंत में उन्होंने लिखा कि कुल नेट बैंकिंग के माध्यम से 9,27,000 रुपए की ठगी की गई। तो इस तरह के अपराध से बचने के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी कस्टमर केयर का नंबर आप गूगल पे सर्च करते हैं तो आप ध्यान रखिए कि उसकी ऑथेंटिक वेबसाइट से ही सर्च करें। जैसे इस प्रकरण में ईपीएफ का नंबर कस्टमर केयर का नंबर गूगल पे सर्च किया गया, तो आपको ध्यान देना चाहिए कि ईपीएफ की जो साइट है efindia.gov.in है। जैसे आप गूगल पे डालोगे तो पहला मिलेगा, तो आप कोशिश करिए कि ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उसके कस्टमर केयर के नंबर को सर्च करें, वहां से लें। कोई यदि आपको कॉल करता है तो आपको उसको एंटरटेन मत करिए, क्योंकि किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को या बैंक को आप कस्टमर केयर को कॉल भी लगाओ, पर कस्टमर केयर कभी भी रिवर्स आपको कॉल नहीं करता है। तो ऐसी घटनाओं से आपको बचना चाहिए। आपसे एक और महत्वपूर्ण केस चर्चा करूंगा। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पर भी गूगल पे का कस्टमर केयर नंबर फरियादी द्वारा सर्च किया गया था। उसके बाद कस्टमर केयर अधिकारी बनकर एक फ्रॉडस्टर ने उनसे बात करी और लगभग 53,000 रुपये उनके खाते से कट गए, क्योंकि उनके द्वारा अपनी जो जानकारी कार्ड नंबर, पिन नंबर, ओटीपी दे दिया गया। फिर चूंकि समय रहते उन्होंने शिकायत करी बैंक में और आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उनको पूरी राशि वापस मिली। ये मामला मेरे पास आया था, जिसमें फरियादी द्वारा अपनी शिकायत में बताया गया कि दिनांक 24/8/2020 को मेरे द्वारा इंटरनेट से गूगल पे का नंबर सर्च करके निकाला गया। उनसे चर्चा की गई और कहा गया कि 55,000 रुपये मेरे द्वारा एक एजेंसी में डाले गए थे, लेकिन उस एजेंसी को प्राप्त नहीं हुए। तो कस्टमर केयर अधिकारी द्वारा मांगने पर मेरे एटीएम कार्ड का नंबर मांगा गया जो मैंने उसे दिया, एटीएम पिन भी मांगा गया जो मैंने उसे दिया। उसने मेरे मोबाइल पर 3 बार ओटीपी भेजा तो मैंने उसको वह ओटीपी भी बताए। तब तक मेरे खाते से कोई राशि नहीं निकली थी। मुझे ऐसा लगा कि मैंने किसी गलत व्यक्ति से अपनी बैंक के एटीएम की जानकारी साझा की है। मैंने तुरंत अपनी बैंक आकर खाते की जानकारी ली, जिससे कोई भी राशि नहीं निकली थी। मैंने बैंक में लिखित में आवेदन दिया कि मेरा एटीएम कार्ड ब्लॉक किया जाए एवं मेरे खाते को सीज किया जाए। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पहले तो कभी भी कोई कस्टमर केयर अधिकारी आपसे कोई जानकारी नहीं मंगाता एटीएम की या ओटीपी, और खुद कभी कॉल नहीं करता। हमेशा आपको ही कस्टमर केयर ऑफिसर को लगाना पड़ता है। क्योंकि आपने यदि जानकारी शेयर कर दी किसी को गलती से, तो आप तुरंत अपना एटीएम कार्ड ब्लॉक कराइए और खाता सीज कराइए, क्योंकि यदि आप केवल कार्ड ब्लॉक कराएंगे तो आपके खाते से दूसरी बैंकिंग सर्विस से रुपए निकल जाएंगे। इसीलिए आपको अपना खाता इमीडिएट फ्रीज कराना चाहिए, जो इन्होंने बहुत अच्छा किया। फिर आगे लिखा हुआ उन्होंने शिकायत में कि आज दिनांक 28/8 को प्रातः, देखिए पहली घटना 24 तारीख को उसने शेयर किया था इन्फॉर्मेशन, कोई राशि नहीं निकली, उसने बैंक में शिकायत कर दी। फिर 28/8/2020 को प्रातः 9 बजे मेरे बैंक बचत खाते से 3,000 और 5,000 रुपए निकाले गए। मैंने बैंक जाकर राशि निकालने की जानकारी दी, जिसमें उनके द्वारा मुझे कहा गया कि यह राशि किसी हैकर के द्वारा निकाली गई। मैंने बैंक मैनेजर से कहा कि जब मैंने आपसे एटीएम सीज करवाने एवं खाता सीज करने का आग्रह किया था, तब भी आपके अधिकारी द्वारा लिखित आवेदन देने के बावजूद भी खाता बंद नहीं किया गया और मेरे खाते से हैकर द्वारा राशि निकाली गई। अतः जवाबदेही बैंक की बनती है, इसलिए मेरे खाते से अनाधिकृत रूप से निकाली गई कुल राशि मुझे वापस दिलाएं। देखिए इसमें पूरा बैंक के द्वारा उनको राशि वापस की गई, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं कि यदि आप कोई क्रेडेंशियल शेयर करते हो और वो उसकी वजह से आपको कोई नुकसान होता है, तो जब तक आप बैंक में इन्फॉर्म नहीं करते हो तब तक जिम्मेदारी आपकी बनती है। लेकिन जब आप बैंक में इन्फॉर्म कर देते हो, शिकायत कर देते हो, उसके बाद यदि कोई नुकसान होता है तो उसकी जवाबदारी बैंक की बनती है। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जीरो लायबिलिटी, या आप सर्च करेंगे लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कस्टमर इन केस ऑफ अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई थी। तो समय रहते अगर आप शिकायत करेंगे तो आपको राशि वापस भी मिल सकती है। इसलिए कस्टमर केयर का नंबर, मैंने एक पूरा केस आपसे क्यों डिस्कस किया, क्योंकि कस्टमर केयर का नंबर यदि आप गलत प्लेटफॉर्म पे सर्च करते हो, उनको जानकारी शेयर करते हो, तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो हमेशा सही प्लेटफॉर्म पे कस्टमर केयर का नंबर सर्च करें और किसी को भी अपनी जानकारी शेयर ना करें। उम्मीद करेंगे कि आज के विषय पर बनाया गया वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।